हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही ईजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 29 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो हमारा फर्स्ट न्यूज़ है इसमें इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है यूएनसीटीएडी की तरफ से, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। इसका ये क्वार्टर 4 की रिपोर्ट है। क्वार्टर 4 कौन सा होता है, जैसे कोई भी ईयर है ना, वो 4 क्वार्टर में डिवाइडेड रहता है, जिसमें कि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर रहता है। एंड जो क्वार्टर 4 है वो हमारा जनवरी से जो मार्च का जो मंथ है ना, जनवरी टू मार्च, वो क्वार्टर 4 है। ठीक है, इसका रिपोर्ट है। तो ये 4th एडिशन है। इसने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज किया है। तो यहाँ बात हो रही है इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट की। ठीक है, इंडिया ने सर्विसेज के मामले में कितना एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे दो कंट्री हैं, ठीक है, उनके रेजिडेंट्स के बीच में जो सर्विसेज का ट्रांसफर रहता है, जो भी सेल क्रॉस बॉर्डर जो सप्लाई रहती है ना चीज़ों की, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो बड़ा है। ठीक है, 11.4% बढ़ा है, 345 बिलियन डॉलर्स हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम चाइना के सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 10.1% कम हुआ है एंड ये 381 बिलियन डॉलर्स 2023 में है। ठीक है, इंडिया का सर्विस इंपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम इंडिया से जो सर्विस दूसरे कंट्रीज में जा रही हैं, ठीक है, जो भेजी जा रही हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम इंडिया का सर्विस इंपोर्ट की, कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं हम जो दूसरे कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ लेके आ रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो कितना पैसा हमने उस पर इन्वेस्ट किया है, 248 बिलियन डॉलर्स 2023। ये क्वार्टर 4 की रिपोर्ट है। वही यूएसए जो है उसने टॉप किया है एंड यूएसए से सबसे ज़्यादा लीडिंग इंपोर्टर है, जिसने कि हमने जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है ना इंडिया ने, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है यूएसए से, 719 बिलियन डॉलर्स का। अभी हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट्स कहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा यूएसए में 999 बिलियन डॉलर्स। सेकेंड नंबर पे यूके है 584 बिलियन डॉलर्स। थर्ड पे है जर्मनी 440 बिलियन डॉलर्स। यूएनसीटीईडी की बात करें तो 1964 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो रेबेका ग्रेनस्पेन है। अगला न्यूज़ है हमारा करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आरबीआई की एक गाइडलाइन आई है, उन्होंने एक फ्रेमवर्क निकाला है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, वो चाहे तो यूनिवर्सल बैंक्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। कौन से सेक्शन के थ्रू हो सकती हैं? अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके थ्रू अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये चाहता है कि उसको यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। पहली चीज़, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उसका कम से कम उसके पास 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम उसके पास नेट वर्थ होनी चाहिए 1000 करोड़ रुपए की, अगर वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़, उनका जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है वो कम से कम 5 साल का उनका जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। तीसरी चीज, उनका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो रहना चाहिए वो कम से कम 15% रहना चाहिए। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है, बेसिकली कम से कम वो अमाउंट जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। इन अगर कोई ऐसा केस आ जाता है, कोई ऐसा लोन वगैरह दे दिया कि वहां पे उसको रिस्क लग रहा है, तो बैंक क्या करता है, अलग से कुछ पैसे साइड में रख के चलता है कि अगर यहाँ पे कोई भी हमको रिस्क रहेगा तो हम यहाँ से पैसे उठा के दे देंगे, और उस जो लोन दिया था उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है फिर। तो ये जो क्राइटेरिया है तीनों, ये फुलफिल करने चाहिए इन केस अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में तब्दील होना चाहता है। इसका एक लास्ट क्राइटेरिया ये और है कि वो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए। ठीक है, उसका शेयर मार्केट में होना चाहिए। वो जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका शेयर मार्केट में होना चाहिए, या तो एनएसई पर हो या बीएसई पर हो। जो भी रिकॉग्नाइज्ड फेमस स्टॉक एक्सचेंज हैं वहां पे उसके शेयर्स लिस्टेड रहने चाहिए। तो आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में बना था। ये हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास।
अगला न्यूज है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एडीबी ने 23.6 बिलियन डॉलर्स का पैसा रेज किया है अपने खुद के ही रिसोर्सेज से, ठीक है। एडीबी ने अपने खुद के रिसोर्सेज से 23.6 बिलियन डॉलर्स पैसे उठाए हैं इन्होंने 2023 में, जिसमें से ये जो टोटल अमाउंट है ना 23.6 बिलियन डॉलर्स, इसमें से जो 9.8 बिलियन डॉलर है ये क्लाइमेट एक्शन के लिए, ठीक है। क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट को कैसे टैकल करना है, उसके लिए इन्होंने इसको यूज में लिया है। टू हेल्प एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एडीबी ने इसके लिए एक फाइनेंस हब भी बनाया है। कहाँ पे? 28 जो सीओपी की मीटिंग हुई थी वहां पर इन्होंने इस बारे में चर्चा की थी। सीओपी की जो मीटिंग हुई थी वो दुबई में हुई थी। इसके थ्रू क्या है, एडीबी का एम ये है कि ये 100 बिलियन डॉलर्स अचीव करना चाहते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग में। कब से? 2019 से 2030 तक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 में बना है ये। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। एंड एडीबी में 68 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट एल्बर्ट पार्क हैं एंड इसकी जो प्रेसिडेंट है वो मैसेट्सुगु असाकावा हैं। अगला न्यूज है हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और एक एटीएम इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आए हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ना वो रुपे पावर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है कि मास्टर कार्ड है या वीजा है या रुपे है, ठीक है। तो यहाँ ये जो क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है वो रुपे क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे कौन से दो प्रोडक्ट्स इन्होंने निकाले हैं? एयू स्पॉन्ड रुपे क्रेडिट कार्ड और दूसरा है हमारा सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नोमो। नोमो की फुल फॉर्म है यहाँ पे नो मिसिंग आउट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बिजनेस एप्लीकेशन भी बनाया है फॉर एमएसएमईज, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन भी इन्होंने बनाया है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है एयू 0101। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें 1996 में बना था। हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। एमडी एंड सीईओ है संजय अग्रवाल एंड इसकी टैगलाइन है बदलाव हमसे है। सेंटर ने यहाँ पे बोला है कि अडानी का एक पोर्ट है केरला में, ठीक है, जो कि अब एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? बेसिकली ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी गुड्स हैं, ठीक है, उसको अगर हम एक इंटरमीडिएट पोर्ट पे लेके आते हैं सबसे पहले, ठीक है, पहले वहां पे उसको ऑफलोड किया जाता है, उसके बाद वहां से हम किसी दूसरे शिप पे उसको लोड कराते हैं जिससे कि वो उसका जर्नी कंप्लीट हो सके। जैसे कोई भी ट्रांसशिपमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे हमारी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हम उसको पहले एक पोर्ट पे लेके आएंगे, ठीक है, वहां पे हमने उसको ऑफलोड किया, उसके बाद हम दूसरे शिप पे उसको लोड कर देंगे जिससे कि वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो उसी का मतलब होता है ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। और वो पोर्ट या जहां पे ये ऑफलोडिंग हो रही है, जहां पे ये ऑफलोडेड करे जाते हैं टू टेक द कनेक्टिंग वेसल, उसी को अपन कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। पहले क्या था, जो टारगेट था इसका कि ये 2019 में 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कितना पैसा इन्होंने अलॉट किया है? 7700 करोड़। डीप वाटर सी पोर्ट प्रोजेक्ट इज नाउ एंटिसिपेटेड, ठीक है। इन्होंने इसके लिए इतना पैसा यहाँ पे अलॉट किया हुआ है। अगला न्यूज है हमारा, सेंटर ने क्या बोला है कि जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है, ठीक है, जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है उसको इन्होंने एक नया स्टेटस दिया है जिसका नाम है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, ठीक है। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस का मतलब क्या है? ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है, ये नेशनल नहीं है, ये इंडिया की तरफ से नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे दिया जाता है बेसिकली। एंड ये दिखाता है कि आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योर है या नहीं है, या फिर इसकी जो कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, या फिर जो भी उनका स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया है क्या वो उसको मीट कर रहा है। तो वहां पे उनको ये स्टेटस दे दिया गया है। एईओ बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। अगर हम जैम एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करें, ठीक है, 1966 में बना था ये एंड हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन है कोलिन शाह। अगला हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, स्पेशल 301 रिपोर्ट, जो कि यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिलीज की है। इनके हिसाब से यूएस ने इंडिया को फिर से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज पहले से ही हैं जिसमें कि चाइना, रशिया,
वेनेजुएला और भी कंट्रीज हैं, बट यूएस ने इनको फिर से, मतलब इंडिया को फिर से एक बार प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रख दिया है। ठीक है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखने का मतलब क्या है, वो कंट्रीज जो बेसिकली बहुत ज़्यादा, जिन पे सीरियस इल्ज़ाम लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं कि उनके पास आईपी प्रोटेक्शन अच्छा नहीं है, या फिर वो उस चीज़ को लागू नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो उस केस में इनको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा जाता है। पहले इन चीज़ों की प्रायोरिटी बेसिस पे पहले यहाँ पे चेकिंग होगी कि पूरा यहाँ जो बोला गया है, जो एलिगेशंस लगे हैं, वो सही है या गलत हैं। तो 20 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जो वॉच लिस्ट में हैं, जिसमें कि वो कंट्रीज आते हैं जो यूएस को लगता है कि वो आईपी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे टी रविशंकर ये बने हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 1 साल के लिए। ठीक है, ये इससे पहले ये 3 मई 2021 में अपॉइंट किया गया था इनको 3 साल के लिए, और अब इनको 1 साल का री अपॉइंटमेंट मिल गया है। ठीक है, इनको 1 साल के लिए फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। अगला न्यूज़ है हमारा नरसिंह पंचम यादव, ये बने हैं चेयरमैन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक्स कमीशन। ठीक है, ये कमीशन है, इसके चेयरमैन बने हैं ये जो कमीशन है ये 1967 में बनी थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, प्रेसिडेंट है संजय सिंह। अगला है हमारा युवराज सिंह, जो अगला आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। अगला हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डील्स एंड एग्रीमेंट्स, कौन कौन से एग्रीमेंट्स एंड डील साइन हुई हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। एक हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन है AIDF, एलियंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन एंड IIT गुवाहाटी। ठीक है, आसाम का ये एक इंस्टीट्यूट है, इन दोनों के बीच में एलियंस हुआ है, बेसिकली डील साइन हुई है, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, वो स्टार्टअप्स जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये अलियांस इनके बीच में डील साइन हुई है। डिफेंस एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे ईरानिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ठीक है, IRGC, इन्होंने एक ड्रोन बनाया है कामिकाजे ड्रोन, जो कि रशिया का एक ड्रोन है लैंसेट, बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता है, जो कि इसका जो फ्लाइट ड्यूरेशन रहेगा, ये ड्रोन जो है वो 30 से 60 मिनट तक ही उड़ सकता है। ठीक है, इसका पेलोड कितना है, 3 से 6 kg, और डिस्टेंस ये कवर कर सकता है अप टू 40 किलोमीटर्स। लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़, तो यहाँ पे बात हो रही है आर्करी वर्ल्ड कप स्टेज 1 जो कि संघाई में हुआ है। तो इंडिया की जो मेंस टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता है। जो इंडिया की मेंस टीम है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसमें 3 लोग हैं, तरुणदीप राय, दूसरे हैं धीरज बोमदेवरा, थर्ड है हमारे प्रवीण यादव। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं, पहले नंबर पे इंडिया आया है, इंडिया ने 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, टोटल 8 मेडल जीते हैं इन्होंने। सेकंड नंबर पे साउथ कोरिया आया है, साउथ कोरिया ने 7 मेडल जीते हैं टोटल। एंड थर्ड नंबर पे स्पेन है, स्पेन ने टोटल 2 मेडल जीते हैं। स्पेन ने कोई भी ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता, इन्होंने 1 सिल्वर एंड 1 गोल्ड मेडल जीता है। अगला न्यूज़ है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नासा का एक रोवर चैलेंज है, 30th ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज। ठीक है, तो उसके हिसाब से इन्होंने अवार्ड दिए हैं कैटेगरीज में। तो इसमें 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक दिल्ली का है, दूसरा मुंबई का है। दिल्ली का है KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली, इसको अवार्ड मिला है फॉर परफॉर्मेंस इन क्रैश एंड बर्न कैटेगरी। ठीक है, क्रैश एंड बर्न कैटेगरी के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। बाकी जो मुंबई का इंस्टीट्यूट है कैनेकिया इंटरनेशनल स्कूल, इसको अवार्ड दिया गया है एज अ रूकी ऑफ द ईयर। अगला हम पढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, तो बुक का नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटेंस, किसने लिखी है, सौम्या अवस्थी एंड श्रावना बरुआ, और ये रिसीव किसने की थी बुक, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, तो 30 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल जैज डे। जैज डे बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो देश विदेश के जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और उनको बेसिकली ये जो जैज म्यूजिक है उसकी हिस्ट्री और उसकी लेगेसी को जानने का यहाँ पे उनको एक बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती है उनको। सेकेंड है हमारा इंटरनेशनल डांस डे, ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है, एंड ये 1982 में स्टार्ट हुआ था और इसको यूनेस्को ने स्टार्ट किया था पहली बार। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं हम सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो
बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।